चलो आ जाओ दोस्तों। बायोमी मेकर्स सिलिकॉन वैली की एक कंपनी है, उसकी आई बुक सफलता की कहानी आई बुक लेकर आया हूं 12 चैप्टर की, जिसमें हर चैप्टर में अलग अलग सफलता के अलग अलग पहलू पर मैंने चर्चा करूंगा मैं इस आई बुक में। और मैंने पूरी लिस्ट बनाई है दोस्तों टॉप 100 सिलिकॉन वैली की कंपनीज पर, और उन सारी कंपनियों की सक्सेस स्टोरीज की बुक्स लेकर आता हूं 12 चैप्टर की, जिसको मैं आई बुक कहता हूं वीडियो को। तो दोस्तों आज बायोमी मेकर्स कंपनी, आप भी व्यवसाय करते होंगे तो आपके व्यवसाय में भी कुछ न कुछ व्यवसाय के बारे में सीखने को मिलेगा। इस हेतु से आप मुझसे जुड़ सकते हो दोस्तों। और पहले चैप्टर से शुरुआत करता हूं, दोस्ती की शुरुआत और बचपन की जड़ें। ये है पहला चैप्टर। अब ये कंपनी कैसे शुरुआत हुई और कैसे इतने बड़े पैमाने पर सफलता हासिल की, ये सब कुछ जानेंगे हम इस आई बुक में। तो दोस्तों बायोमी मेकर्स की सफलता की कहानी की नींव उसकी बात करें तो स्पेन के छोटे से शहर ला बेनेजा में पड़ी। ला बेनेजा, शायद मुझे इतनी स्पेनिश नहीं आती है, फिर भी ट्राई करता हूं। ला बेनेजा शहर में पड़ी इसकी नींव, जहां एड्रियन फेरेरो एड्रियन फेरेरो और अल्बर्टो एसेडो दोनों की मुलाकात मात्र 5 वर्ष की उम्र में हुई थी। दोनों बच्चे एक ही जूडो क्लास में जाते थे, एक ही जूडो क्लास में जाते थे, और यहीं से उनकी आजीवन चलने वाली दोस्ती की शुरुआत हुई। ला बेनेजा उत्तर पश्चिम स्पेन का एक छोटा सा शहर है दोस्तों, जहां कृषि मुख्य व्यवसाय है। खेतों, अंगूर के बागों और पारंपरिक खेती का माहौल चारों ओर फैला हुआ था। एड्रियन फेरारो, उनका बचपन इसी कृषि प्रधान क्षेत्र में बीता, जहां उन्होंने अपने दादाजी के साथ अंगूर की फसल काटने और वाइन बनाने की प्रक्रिया में हाथ बटाया। ये अनुभव उनके मन में कृषि और पर्यावरण के प्रति गहरी रुचि पैदा कर गया। दूसरी ओर अल्बर्टो एसेडो, वो भी इसी शहर से रहने वाले थे, और उनकी रुचि विज्ञान की ओर अधिक थी, खासकर जीव विज्ञान और जेनेटिक्स में। जूडो क्लास न केवल शारीरिक व्यायाम का माध्यम था, बल्कि दोनों के बीच मजबूत बंधन बनाने का जरिया भी बना। अब ये शुरुआत कैसे हुई, आप भी व्यवसाय शुरू करते हो और कैसे बड़ा करना है, ये सब कुछ इन सारी कंपनियों की आई बुक्स में से आपको अच्छे तरीके से सीखने को मिलता है दोस्तों। तो इसके जरिए मजबूत बंधन बनाने का जरिया भी बना ये व्यायाम। जूडो की ट्रेनिंग में अनुशासन, धैर्य, टीम वर्क और एक दूसरे पर भरोसा करना सिखाया जाता है। ये सभी गुण आगे चलकर उनके बिजनेस पार्टनरशिप में झलकते हैं। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करते थे। समय बिताने के साथ वे अलग अलग रास्तों पर चले गए। सपनों को सपोर्ट करते थे, समय बीतने के साथ वे अलग अलग रास्तों पर चले गए। एड्रियन ने अर्थशास्त्र में मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ सालामानका में। उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, और फिर पर्यावरण यानी एनवायरमेंट मैनेजमेंट में दूसरा मास्टर टुर्कू स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डिग्री हासिल की, दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने इनोवेशन कंसल्टेंट के रूप में काम किया और 3 स्टार्टअप भी शुरू किए, स्टार्टअप कंपनियां भी शुरू की उन्होंने, जिसमें इनोवेशन और पर्यावरण टेक्नोलॉजी पर फोकस था। अल्बर्टो ने माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक मेडिसिन में पीएचडी हासिल किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन में रिसर्चर के रूप में काम किया, जहां उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यानी एनजीएस और मशीन लर्निंग पर विशेषज्ञता हासिल की। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी दोस्ती कभी कमजोर नहीं पड़ी। वे नियमित रूप से संपर्क में रहते थे, एक दूसरे की प्रगति पर चर्चा करते थे, और अब भविष्य में एक साथ कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। ये दोस्ती महज व्यक्तिगत नहीं थी दोस्तों,
ये व्यावसायिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मिश्रण थी। एड्रियन का बिजनेस और इनोवेशन का जरिया एल्बर्टो के गहन वैज्ञानिक ज्ञान के साथ मिलकर एक शक्तिशाली संयोजन बना। बचपन की ये जड़ें जो मैंने इस चैप्टर में बताई, एक छोटे शहर का कृषि का माहौल, खेत खलिहानों का, जूडो से सीखा अनुशासन यानी डिसिप्लिन, और आजीवन की दोस्ती बायोमी मेकर्स की सफलता का मूल आधार बनी। ये दौर दर्शाता है कि कैसे व्यक्तिगत रिश्ते और शेयर किया हुआ मूल्य किसी बड़ी कंपनी की नींव रख सकते हैं। ला बेनेजा से निकली ये कहानी आगे सिलिकॉन वैली तक पहुंची, जहां दोनों ने मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाई जो आज दुनिया भर में मिट्टी की सेहत सुधार रही है। दोस्तों, ये बहुत हमारे देश में भी पर्यावरण के बारे में चर्चाएं होती है, तो ये कंपनी मिट्टी की पूरी सुधार रही है, मिट्टी की सेहत सुधार रही है। क्योंकि मिट्टी आजकल वो क्या कहते हैं, मैं भी किसान हूं फिर भी नहीं आता है, वो केमिकल फर्टिलाइजर के कारण मिट्टी मर चुकी है, जीवंत मिट्टी नहीं है। वैसे क्या होता है कि मिट्टी जीवंत, उसकी साइकिल जो होती है, जीवन चक्र वो चालू होता है तो वो जीवंत मिट्टी कही जाती है। लेकिन जब उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर डाला जाता है तो वो चेन टूट जाती है, बायोलॉजिकल जो चेन होती है प्रक्रिया, उसकी चेन टूट जाती है और मिट्टी मर जाती है। जैसे हम सांस लेकर प्रक्रिया चलती रहती है, वो अगर काट दिया जाए, एक समय के लिए हवा नहीं मिलती है तो हम भी मर जाते हैं। इस तरह दोस्तों मिट्टी भी मर जाती है। अब दूसरा चैप्टर, पहला उद्यम और सीखने का दौर। तो बायोमी मेकर्स की सफलता से पहले एड्रियन फेरारो और अल्बर्टो एसेडो ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने 2010 में अपनी पहली कंपनी एसी जेन रीडिंग लाइफ की स्थापना की। एसी जेन रीडिंग लाइफ की स्थापना की। ये स्पेन में पहली ऐसी जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स लैब थी जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग तकनीक का उपयोग करके मानव स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों, खासकर हेरेडिटरी कैंसर जैसी जेनेटिक स्थितियों का पता लगाती थी। कंपनी वालाडोलिड क्षेत्र में आधारित थी, जहां कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी जा रही थी और ये क्षेत्रीय स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई थी। एसी जेन रीडिंग लाइफ ने डीएनए सीक्वेंसिंग को क्लिनिकल उपयोग में लाकर प्रिसीजन मेडिसिन का एक प्रारंभिक उदाहरण पेश किया, जहां मरीजों के जीनोम में म्यूटेशंस की पहचान करके डॉक्टरों को बेहतर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान प्रदान किया जाता था। ये पहला उद्यम दोनों संस्थापकों के लिए एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस साबित हुआ। अल्बर्टो एसेडो, एसेडो कहता हूं मैं, जिनके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और एमजीएस में पीएचडी था, उन्होंने तकनीक पक्ष को संभाला, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को संभाला, डीएनए एक्सट्रैक्शन, सीक्वेंसिंग प्रोसेस, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का विकास किया। एड्रियन फेरारो ने बिजनेस साइड संभाली, फंडिंग जुटाना, मार्केटिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस, क्लाइंट एक्विजिशन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट। कंपनी ने स्पेन देश में जेनेटिक टेस्टिंग के क्षेत्र में अग्रणी स्थान हासिल किया और कई अवार्ड्स जीते जो उनकी क्षमता को प्रमाणित करते थे। इस दौरान उन्होंने बायोटेक बिजनेस के व्यावहारिक पहलुओं को गहराई से समझा। लैब सेटअप की लागत, क्वालिटी कंट्रोल, डेटा प्राइवेसी, स्केलेबिलिटी और मार्केट एडॉप्शन की चुनौतियां, ये सब कुछ दोस्तों चलता रहा। ऐसी जेन रीडिंग लाइफ ने उन्हें डीएनए जो आता है उसकी सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी की गहराई से समझ दी, जो आगे बायोमी मेकर्स की नींव बनी। उन्होंने सीखा कि बड़े डेटा सेट्स को कैसे हैंडल किया जाए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स का उपयोग कैसे किया जाए और एआई को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बायोलॉजिकल डेटा के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए। ये दौर उन्हें उद्यमिता की कठिनाइयों से रूबरू कराया। फंडिंग की कमी, प्रतिस्पर्धा, रेगुलेशन और टीम बिल्डिंग,
लेकिन सफलता भी मिली दोस्तों। कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और 2015 में इसे बेच दिया गया कंपनी को। इस सेल से मिली पूंजी यानी पैसे और एक्सपीरियंस ने उन्हें बायोमी मेकर्स शुरू करने के लिए आवश्यक संसाधन और आत्मविश्वास प्रदान किया। ये पहला उद्यम महज एक बिजनेस नहीं था, यह एक ट्रेनिंग ग्राउंड था जहां एड्रियन और अल्बर्टो ने अपनी दोस्ती को व्यावसायिक पार्टनरशिप में बदला। अल्बर्टो का वैज्ञानिक विजन और एड्रियन का इनोवेशन तथा बिजनेस अप्रोच एक दूसरे के पूरक बने। उन्होंने बाजार की जरूरतों को पहचानना, तकनीक को व्यावहारिक समाधान में बदलना और सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल करना सीखा। एसी जैन रीडिंग लाइफ का अनुभव दर्शाता है कि कैसे एक सफल स्टार्टअप की शुरुआत अक्सर पिछले प्रयासों की सीख पर टिकी होती है। ये हमने देखा। ये दौर बायोमी मेकर्स के लिए आवश्यक स्किल्स, नेटवर्क और फंडिंग का आधार तैयार करने में निर्णायक साबित हुआ, जिसने उन्हें कृषि क्षेत्र में माइक्रोबायोम एनालिसिस जैसी नई चुनौती के लिए तैयार किया। स्पेन से शुरू हुई ये यात्रा आगे सिलिकॉन वैली तक पहुंची, जहां उन्होंने अपनी नई दृष्टि को यानी नए विजन को साकार किया। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले चैप्टर की ओर। तीसरा चैप्टर है नया दिशा निर्देश यानी नई गाइडलाइन और विचार का जन्म कैसे हुआ। यह है तीसरा चैप्टर। तो दोस्तों 2015 से पहले का समय बायोमी मेकर्स के संस्थापकों एड्रियन फेरारो और अल्बर्टो एसेडो के लिए करियर के एक महत्वपूर्ण मोड़ का दौर था। अल्बर्टो एसेडो, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक मेडिसिन में पीएचडी पूरा किया था, अपनी पिछली कंपनी एसी जैन रीडिंग लाइफ में काम कर चुके थे, जहां उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग तकनीक से मानव स्वास्थ्य संबंधी जेनेटिक डायग्नोसिस में योगदान दिया था। लेकिन अल्बर्टो को लगने लगा कि ये क्षेत्र अब उनकी पूरी संतुष्टि नहीं दे रहा था। वे एक ऐसी चीज करना चाहते थे जो बड़े पैमाने पर पर्यावरण और समाज को प्रभावित करे। इसी दौरान उन्होंने अपने बचपन के दोस्त एड्रियन फेरारो से संपर्क किया और करियर की सलाह मांगी। एड्रियन, जो अर्थशास्त्र और इनोवेशन कंसल्टिंग के क्षेत्र में काम कर रहे थे, उन्होंने अल्बर्टो की बात सुनी और दोनों ने गहन चर्चा शुरू की। वे दोनों पहले से ही जानते थे कि दुनिया में कई चुनौतियां हैं, खासकर खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण क्षरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी चुनौतियां। बातचीत के दौरान उनका ध्यान कृषि क्षेत्र पर गया। स्पेन के ला बेनेजा जैसे कृषि प्रधान क्षेत्रों में एड्रियन ने बचपन से देखा था कि मिट्टी की उर्वरता यानी उसमें खाद कितना है, उर्वरता कैसे घट रही है। रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी के सूक्ष्म जीव, माइक्रोबायोम उसको कहा जाता है, वो प्रभावित हो रहे थे, जिससे फसल उत्पादन कम हो रहा था और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था। दोनों ने रिसर्च शुरू की और पाया कि मिट्टी का माइक्रोबायोम जो मैंने आगे नाम बताया, यानी सूक्ष्म जीव, मिट्टी का सूक्ष्म जीव यानी मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और अन्य सूक्ष्म जीवों का जटिल समुदाय फसल की सेहत, पोषक तत्व चक्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता और यहां तक कि कार्बन स्टोरेज के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन उस समय कृषि में मिट्टी की जैविक सेहत को मापने के लिए कोई विश्वसनीय डेटा आधारित टूल उपलब्ध नहीं था। अधिकांश किसान और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स मिट्टी की जांच केवल रासायनिक यानी केमिकल पैरामीटर्स जैसे पीएच, एनपीके लेवल उस पर आधारित करते थे, जबकि जैविक संकेतक यानी जैविक सिग्नलर्स उनको नजरअंदाज किया जाता था। यहां से दोस्तों विचार का जन्म हुआ, अगर मानव स्वास्थ्य में डीएनए सीक्वेंसिंग से बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, तो क्यों नहीं मिट्टी के माइक्रोबायोम यानी सूक्ष्म जीवों के डीएनए को सीक्वेंस करके उनकी सेहत का आकलन कैसे किया जाए, क्यों नहीं किया जाए और उस डेटा को एआई और मशीन लर्निंग से विश्लेषित यानी एनालाइज करके फसल के लिए किसानों को व्यावहारिक सलाह दी जाए जैसे कौन से सूक्ष्म जीव फसल के लिए फायदेमंद है
कौन से रोग का कारण बनते हैं फसल के लिए, और कैसे प्रैक्टिस बदलकर मिट्टी को बेहतर बनाया जा सकता है। ये विचार पूरी तरह से नया था दोस्तों। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को डेटा ड्रिवन और प्रिसीजन आधारित बनाने का रास्ता था। एड्रियन और अल्बर्टो ने महसूस किया कि उनकी पिछली कंपनी का अनुभव यहाँ काम आएगा। एसी जेन रीडिंग लाइफ में सीखी एनजीएस टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और डेटा एनालिसिस को अब मिट्टी पर लागू किया जा सकता था। दोनों ने फैसला किया कि वे अपनी पिछली कंपनी बेचकर इस नए विचार पर काम करेंगे। ये दौर उनके लिए प्रेरणादायक था। एक दोस्ती जो बचपन से चली आ रही थी अब एक बड़े मिशन में बदल रही थी। वे समझ गए कि कृषि में मिट्टी की रिकवरी न केवल फसल उत्पादन बढ़ाएगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने, जैव विविधता बचाने और वैश्विक फूड सिस्टम को मजबूत बनाने में भी मदद करेंगी। ये विचार बायोमी मेकर्स की आधारशिला बना कंपनी की। 2015 में जब वे सिलिकॉन वैली पहुंचे तो ये विजन उनके साथ था, मिट्टी के माइक्रोबायोम को समझकर सस्टेनेबल खेती का बढ़ावा देना। ये नया दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन उनकी पिछली सफलताओं और सीखों का परिणाम था, और इसी ने उन्हें एक ऐसी कंपनी बनाने की ओर प्रेरित किया जो आज दुनिया भर में मिट्टी की सेहत सुधार रही है। विचार का जन्म दोस्तों सरल था, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और दूरगामी साबित हुआ। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, चौथा चैप्टर, कंपनी की स्थापना और सिलिकॉन वैली का कदम। ये है चौथा चैप्टर। तो दोस्तों 2015 का मई महीना बायोमी मेकर्स के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। 26 मई 2015 को एड्रियन फेरारो और अल्बर्टो एसेडो ने औपचारिक रूप से कंपनी की स्थापना की। कंपनी का नाम बायोमी मेकर्स रखा गया, जो मिट्टी के जीवों के निर्माता का प्रतीक था। अब एक ऐसा नाम जो उनकी दृष्टि को स्पष्ट रूप से दर्शाता था, मिट्टी के माइक्रोबायोम यानी सूक्ष्म जीवों को समझकर और बेहतर बनाकर सस्टेनेबल कृषि का निर्माण करना। इस समय दोनों संस्थापकों ने अपनी पिछली कंपनी एसी जेन रीडिंग लाइफ को सफलतापूर्वक बेच दिया था। बिक्री से प्राप्त पूंजी ने, पैसों ने उन्हें न केवल फाइनेंशियल बैंकिंग दी, बल्कि ये भी विश्वास दिलाया कि वे अब एक बड़े और प्रभावशाली मिशन पर काम कर सकते हैं। कंपनी शुरू करने का फैसला लेने के बाद सबसे बड़ा सवाल था, कहां से शुरू करें। स्पेन में रहकर काम करना संभव था, लेकिन एड्रियन और एल्बर्टो ने महसूस किया कि उनकी तकनीक को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए और तेजी से स्केल करने के लिए उन्हें दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन हब में जाना होगा। इसलिए उन्होंने सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, जो इनोवेशन का हब है, टेक्नोलॉजी का हब है सिलिकॉन वैली, उसको कैलिफोर्निया को चुना। सिलिकॉन वैली न केवल टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का केंद्र था, बल्कि यहाँ बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी भारी इन्वेस्टमेंट और मेंटरशिप उपलब्ध थी। दोनों ने अपना सामान पैक किया और सैन फ्रांसिस्को के पास डेविस क्षेत्र में बस गए, जो कृषि विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस के कारण एग्रीकल्चर रिसर्च का हब माना जाता था। अब दोस्तों सिलिकॉन वैली पहुंचने के बाद तुरंत बाद एक बड़ा अवसर मिला। इल्यूमिना एक्सेलरेटर प्रोग्राम में आवेदन किया, जो दुनिया के सबसे बड़ी जेनेटिक सीक्वेंसिंग कंपनी इल्यूमिना द्वारा चलाया जाता था। यह प्रोग्राम उन स्टार्टअप्स के लिए था जो जेनोमिक्स और एनजीएस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नई समस्याओं का समाधान कर रहे थे। अब बायोमी मेकर्स का आवेदन स्वीकार हो गया और वे इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले पहले नॉन अमेरिकी स्टार्टअप बने। ये उपलब्धि बहुत बड़ी थी, क्योंकि इल्यूमिना एक्सेलरेटर केवल चुनिंदा कंपनियों को ही मौका देता था। प्रोग्राम में उन्हें $1 लाख की सीड फंडिंग, लेड एक्सेस, इल्यूमिना की हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग मशीनों का उपयोग, मेंटरशिप, इन्वेस्टर से मिलने का अवसर और सिलिकॉन वैली के नेटवर्क का लाभ मिला। इल्यूमिना एक्सेलरेटर के दौरान दोनों संस्थापकों ने दिन रात काम किया।
एल्बर्टो ने बी कॉर्प टेक्नोलॉजी का प्रारंभिक प्रोटोटाइप विकसित किया, जिसमें मिट्टी के सैंपल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके एनजीएस रन चलाया जाता था और फिर बायो इंफॉर्मेटिक्स पाइपलाइन से डेटा प्रोसेस किया जाता था। एड्रियन ने बिजनेस मॉडल को परफेक्ट किया। किसान, वाइन यार्ड ओनर्स, एग इनपुट कंपनियां और रिसर्च इंस्टीट्यूट को कैसे टारगेट किया जाए। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने पहली बार मिट्टी के सैंपल्स पर पायलट टेस्टिंग की और देखा कि माइक्रोबियल डेटा वास्तव में फसल की सेहत, यील्ड और रोग के बारे में कितनी सटीक जानकारी दे सकता है। सिलिकॉन वैली का माहौल उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ दोस्तों। यहाँ वे रोजाना ऐसे लोगों से मिल रहे थे जो बड़े सपने देखते थे और बड़े जोखिम लेते थे। वाई कॉम्बिनेटर, टेक स्टार्स जैसे प्रोग्राम के फाउंडर, वेंचर कैपिटलिस्ट और एग्रीटेक एक्सपर्ट से जुड़े। यह नेटवर्किंग ने उन्हें न केवल फंडिंग के रास्ते खोले, इस नेटवर्किंग ने न केवल उनके लिए फंडिंग के रास्ते खोले बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी को वैलिडेट भी कराया। कई इन्वेस्टर्स ने कहा कि ये एग्रीकल्चर में CRISPR जैसा क्रांतिकारी हो सकता है। अब CRISPR क्या है वो मुझे आगे होगा तो बताऊंगा, बाकी आप गूगल कर लेना। अब कंपनी की स्थापना और सिलिकॉन वैली में कदम रखना बायोमी मेकर्स के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ। ये वह क्षण था जब एक छोटे शहर के दो दोस्तों का सपना वर्ल्ड लेवल पर फैलने लगा। स्पेन की जड़ों से मिलकर अमेरिका के इनोवेशन इकोसिस्टम में पहुंचकर उन्होंने साबित किया कि सही विजन, सही समय और सही लोकेशन के साथ कोई भी बड़ी चुनौती सॉल्व की जा सकती है। ये अध्याय दर्शाता है कि कैसे एक स्टार्टअप की सफलता में जगह और नेटवर्क का महत्व होता है और बायोमी मेकर्स ने दोनों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। अब वे तैयार थे अगले चरण के लिए, टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करना और बाजार में टेक्नोलॉजी को उतारना। इस चरण के लिए तैयार थे। तो दोस्तों शुरू करते हैं 5वां चैप्टर, प्रारंभिक विकास और पहला फोकस क्या था। तो दोस्तों 5वें चैप्टर में प्रारंभिक विकास यानी शुरुआत का विकास क्या था और पहला फोकस उन्होंने किस चीज पर किया उसके बारे में बात करते हैं। तो बायोमी मेकर्स की स्थापना के तुरंत बाद 2015-16 के दौरान कंपनी ने तेजी से प्रारंभिक विकास का दौर शुरू किया। इल्यूमिना एक्सीलरेटर प्रोग्राम में शामिल होने के कारण उन्हें न केवल फंडिंग और टेक्नोलॉजी संसाधन मिले बल्कि वैज्ञानिक वैलिडेशन और शुरुआती पार्टनरशिप भी प्राप्त हुई। कंपनी ने शुरुआत में वाइन इंडस्ट्री, अंगूर की खेती और वाइन उत्पादन पर अपना पूरा फोकस केंद्रित किया। ये निर्णय रणनीतिक था, स्ट्रेटेजिक था, क्योंकि वाइन यार्ड्स में मिट्टी के माइक्रोबायोम यानी सूक्ष्म जीवों का प्रभाव सीधे और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये वाइन की क्वालिटी, फ्लेवर प्रोफाइल, रोग प्रतिरोधक क्षमता और टेरोइड मतलब क्षेत्रीय विशेषता, टेरोइड मतलब क्षेत्रीय विशेषता से जुड़ा होता है। संस्थापकों ने महसूस किया कि वाइन इंडस्ट्री में किसान और वाइन मेकर्स पहले से ही उच्च गुणवत्ता और सस्टेनेबिलिटी के प्रति संवेदनशील है, इसलिए यहाँ टेक्नोलॉजी को जल्दी अपनाया जा सकता था और संभावना थी। इस दौर में कंपनी ने वाइन सेक नामक अपना पहला प्रोडक्ट विकसित किया और पायलट टेस्टिंग शुरू की। वाइन सेक मिट्टी के सैंपल से डीएनए सीक्वेंसिंग करके वाइन यार्ड के माइक्रोबायोम यानी सूक्ष्म जीवों को मैप करता था, जिसमें बैक्टीरिया, फंगी और अन्य सूक्ष्म जीवों की पहचान की जाती थी। ये टूल किसानों को बताता था कि कौन से माइक्रोब्स फर्मेंटेशन प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं, कौन से रोग जैसे पाउडरी मिल्ड्यू या बोट्राइटिस का खतरा बढ़ाते हैं, कौन से रोग इसका खतरा बढ़ाते हैं और कैसे प्रैक्टिस बदलकर वाइन की क्वालिटी सुधारी जा सकती है। 2015 से 18 के बीच कंपनी ने 200 से अधिक वाइन यार्ड से 252 टॉप सॉइल सैंपल्स एकत्र किए
जो 4 महाद्वीपों उत्तर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य से थे। ये सैंपल्स माइक्रो वाइन प्रोजेक्ट और बायोमी मेकर्स की डी कॉर्प तकनीक के प्रारंभिक डेटा से आए थे। इन पायलट प्रोजेक्ट्स ने माइक्रोबियल टेरोइड की अवधारणा को यानी कॉन्सेप्ट को मजबूत किया। यानी अलग अलग क्षेत्रों के वाइन यार्ड्स में माइक्रोब्स की अनोखी संरचना वाइन के स्वाद को प्रभावित करती है। अब पायलट से मिले परिणाम बहुत उत्साहजनक थे। कई वाइन यार्ड्स में वाइन सेक के उपयोग से किसानों ने केमिकल इनपुट्स कम किए, यील्ड और क्वालिटी में सुधार देखा और बीमारियों का बेहतर प्रबंधन किया। कंपनी ने कैलिफोर्निया के नापा वैली और अन्य प्रमुख वाइन रीजन में 250 से अधिक वाइनरीज के साथ काम शुरू किया। ये फोकस कंपनी को मार्केट वैलिडेशन प्रदान करने में मददगार रहा। वे साबित कर सके कि माइक्रोबियल एनालिसिस व्यावहारिक मूल्य देता है। इसी दौरान कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी को रिफाइन किया, परिष्कृत किया। डीएनए एक्सट्रैक्शन की प्रोप्राइटरी विधि विकसित की जो मिट्टी के माइक्रोब्स से सटीक डीएनए निकालती थी और बायो इंफॉर्मेटिक्स पाइपलाइन को मजबूत किया। अब दोस्तों सांस चढ़ने लगता है। फंडिंग के मामले में भी ये दौर सफल रहा। 2016 में कंपनी ने सीड राउंड पूरा किया जिसमें लगभग 2.2 मिलियन जुटाए गए। इस राउंड का नेतृत्व विकिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने किया। साथ ही इल्यूमिना एक्सेलरेटर से समर्थन और कुछ फैमिली ऑफिसेज शामिल थे। ये फंडिंग कंपनी को और अधिक टेस्टिंग, डेटाबेस विस्तार और कमर्शियल लॉन्चिंग की तैयारी में मददगार साबित हुई। इल्यूमिना का समर्थन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने सीक्वेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सपर्टाइज प्रदान की। विकिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स जैसे बड़े इन्वेस्टर्स का विश्वास कंपनी की संभावनाओं को प्रमाणित करता था। प्रारंभिक विकास का ये चरण बायोमी मेकर्स को मजबूत वैज्ञानिक आधार और मार्केट फिटनेस प्रदान करने में निर्णायक रहा। वाइन इंडस्ट्री पर फोकस ने उन्हें तेजी से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाने की अनुमति दी, जिसमें आगे अन्य फसलों में विस्तार आसान हुआ। 2017 तक कंपनी ने वाइन सेक टेक्नोलॉजी को बाजार में लॉन्च किया और कई अवार्ड जीते, जैसे वाइन इनोवेशन अवार्ड। ये दौर दर्शाता है कि कैसे स्मार्ट शुरुआती फोकस, पायलट प्रोजेक्ट और मजबूत निवेशकों का समर्थन ने कंपनी को अगले लेवल पर पहुंचाया, जहां वे डी क्रॉप जैसी ब्रॉडर टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए तैयार हुए। सिलिकॉन वैली का इनोवेटिव माहौल और वाइन इंडस्ट्री की ओपननेस ने इस प्रारंभिक सफलता को संभव बनाया। अब कंपनी तैयार थी वैश्विक यानी वर्ल्ड लेवल पर फैलने और कृषि को बदलने के लिए तैयार थी कंपनी। अब दोस्तों बढ़ते हैं छठे चैप्टर की ओर, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और बी क्रॉप का उदय कैसे हुआ। टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैसे हुए और बी क्रॉप का उदय कैसे हुआ। तो बायोमी मेकर्स की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी बी क्रॉप है, जिसने मिट्टी के माइक्रोबायोम एनालिसिस को एक क्रांतिकारी लेवल पर पहुंचाया। 2016 से 2018 के बीच कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को लगातार रिफाइन यानी परिष्कृत और स्केल किया, ताकि यह केवल एक लैब टूल न रहकर व्यावहारिक कृषि समाधान बन सके। बी क्रॉप 4 मुख्य स्तंभों पर टिका है: जीनोमिक्स, माइक्रोबियल नेटवर्क साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े पैमाने पर डेटा। इन 4 स्तंभों पर टिका है, 4 मुख्य स्तंभों पर। अब दोस्तों बी क्रॉप की प्रक्रिया इस प्रकार है, बताता हूं मैं। किसान या पार्टनर मिट्टी के सैंपल एकत्र करते हैं और उन्हें बायोमी मेकर्स की लेब्स डेरिस कैलिफोर्निया और वालाडोलिड स्पेन वहां पर भेजते हैं। लेब में प्रोप्राइटरी डीएनए एक्सट्रैक्शन विधि से मिट्टी के सूक्ष्म जीवों से
उच्च गुणवत्ता डीएनए निकाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का उपयोग करके माइक्रोबायोम यानी सूक्ष्म जीवों का पूरा जीनोमिक प्रोफाइल तैयार किया जाता है। ये डेटा बायोइन्फॉर्मेटिक्स पाइपलाइन से प्रोसेस होता है, जिसमें टैक्सानोमिक क्लासिफिकेशन, फंक्शनल एनोटेशन और माइक्रोबियल इंटरेक्शन का विश्लेषण शामिल है। कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध मिट्टी माइक्रोबायोम यानी सूक्ष्म जीव डेटाबेस तैयार किए बनाया। 2024 तक इस डेटाबेस में 55 मिलियन से अधिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस जीनोम शामिल है, जो विभिन्न फसलों, जलवायु क्षेत्रों और मिट्टी प्रकारों से एकत्र किए गए हैं। ये डेटाबेस लगातार बढ़ रहा है क्योंकि हर नए सैंपल के साथ नई जानकारी जुड़ती है। अब बी क्रॉप टेक्नोलॉजी केवल माइक्रोब्स की मौजूदगी नहीं बताता, ये उनकी इकोलॉजिकल भूमिका को समझाता है। उदाहरण के लिए ये बताता है कि कौन से बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेंस में मदद करते हैं, कौन से फंगी पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं और कौन से पैथोजेंस फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एकीकरण बी क्रॉप टेक्नोलॉजी को और शक्तिशाली बनाता है। कंपनी ने माइक्रोबियल नेटवर्क एनालिसिस विकसित किया, जो सूक्ष्म जीवों के बीच जटिल संबंधों उसको मैप करता है। एआई मॉडल्स पिछले डेटा से सीखते हैं और भविष्यवाणियां करते हैं, जैसे किसी खास फसल में यील्ड लॉस का 70 से 80% सटीक अनुमान या रोग का प्रारंभिक खतरा। ये प्रेडिक्टिव यानी अनुमान प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स किसानों को समय पर कार्यवाही करने की अनुमति देता है, जैसे जैविक इनपुट्स का उपयोग, फसल रोटेशन या पानी यानी वाटर मैनेजमेंट में बदलाव। अब बी क्रॉप टेक्नोलॉजी की एक अनोखी विशेषज्ञता ये है कि ये फसल विशिष्ट इंडेक्स करता है। उदाहरण के लिए सोइल फर्टिलिटी इंडेक्स, डिजीज सप्रेशन इंडेक्स, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इंडेक्स और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल जैसे स्कोर किसान को मिट्टी की समग्र सेहत का एक सरल समझने योग्य चित्र देते हैं। ये इंडेक्स 0 से 100 के स्केल पर होते हैं और विभिन्न फसलों गेहूं, मक्का, सोयाबीन, अंगूर, सब्जियां आदि उनके लिए अलग अलग कैलिब्रेट किए जाते हैं। इस इनोवेशन ने कंपनी को कई पेटेंट्स प्राप्त करने में मदद की। बी क्रॉप की और टेक्नोलॉजी पर कई पेटेंट हासिल किए गए, जिसमें मिट्टी डीएनए एक्सट्रैक्शन की विधि, माइक्रोबियल नेटवर्क मॉडलिंग एल्गोरिथम और एआई आधारित प्रेडिक्टिव मॉडल्स शामिल है। ये पेटेंट्स कंपनी को प्रतिस्पर्धी लाभ देते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षण का केंद्र बने। बी क्रॉप टेक्नोलॉजी का उदय बायोमी मेकर्स को एक साधारण टेस्टिंग सर्विस से एक डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म में बदलने में सफल रहा। ये टेक्नोलॉजी न केवल वैज्ञानिक रूप से मजबूत थी, बल्कि व्यावहारिक भी किसानों को रिपोर्ट सरल भाषा में, विजुअल डैशबोर्ड और एक्शनेबल रिकमेंडेशन के साथ मिलती है। 2018 तक बी क्रॉप टेक्नोलॉजी को कई फसलों में सफलतापूर्वक लागू किया गया था और कंपनी ने वाइन इंडस्ट्री से आगे बढ़कर ब्रॉड एकड़ एग्रीकल्चर, रो क्रॉप्स, फील्ड क्रॉप्स उसमें प्रवेश किया। यह छठा अध्याय दर्शाता है कि बायोमी मेकर्स की सफलता केवल विचार या फंडिंग पर नहीं, बल्कि निरंतर टेक्नोलॉजी इनोवेशन और डेटा की गुणवत्ता पर टिकी थी। बी क्रॉप टेक्नोलॉजी ने मिट्टी के माइक्रोबायोम यानी सूक्ष्म जीवों को ब्लैक बॉक्स से ओपन बुक में बदल दिया, जिससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की नई संभावनाएं खुली। अब कंपनी तैयार थी बड़े पैमाने पर फंडिंग, ग्लोबल एक्सपेंशन और व्यापक प्रभाव पैदा करने के लिए तैयार थी। तो कैसे ये सब कुछ हुआ वो जानते हैं 7वें चैप्टर में। फंडिंग और स्केलिंग का दौर, ये है 7वां चैप्टर। तो बायोमी मेकर्स के लिए 2018 से 2022 तक का समय फंडिंग,
टीम विस्तार और ऑपरेशनल स्केलिंग का सबसे तेज और निर्णायक दौर साबित हुआ। कंपनी ने अब तक केवल सीड और एंजल फंडिंग पर काम किया था, लेकिन बी क्रॉप टेक्नोलॉजी के सफल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, वाइन इंडस्ट्री में बढ़ती स्वीकृति और ब्रॉड एकड़ फसलों में प्रारंभिक सफलता ने इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित किया। ये दौर कंपनी को एक छोटे स्टार्टअप से एक वैश्विक एग्रीकल्चर टेक लीडर में बदलने में महत्वपूर्ण रहा। 2019 में कंपनी ने सीरीज ए राउंड पूरा किया, जिसमें लगभग 8 मिलियन जुटाए गए। इस राउंड का नेतृत्व सिया वेंचर्स, स्पेन का प्रमुख वीसी फंड, उसने किया, जिसमें विकिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जो सीड राउंड के से ही साथ थे, JNE वेंचर कैपिटल और अन्य यूरोपियन तथा अमेरिकन इन्वेस्टर शामिल हुए। ये फंडिंग कंपनी को अपनी पहली बड़े पैमाने पर की लैब्स बनाने, टीम बढ़ाने और मार्केटिंग प्रयासों को तेज करने में मददगार साबित हुई। सीरीज ए के बाद कंपनी ने डेविस कैलिफोर्निया में अपना मुख्यालय और हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग लैब स्थापित की। साथ ही स्पेन के वालाडोलिड में दूसरी लैब का विस्तार किया। इन लैब्स ने सैंपल प्रोसेसिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया। इन लैब्स ने, जिससे कंपनी हजारों सैंपल्स प्रति महीने हैंडल करने में सक्षम हुई। 2021 की बात करें तो 2021 में बायोमी मेकर्स ने अपना सबसे बड़ा फंडिंग राउंड सीरीज बी राउंड पूरा किया। इस राउंड में कुल 15 मिलियन जुटाए गए। प्रोसेस वेंचर, नेस्पर्स ग्रुप का इन्वेस्टमेंट आर्म, जो ग्लोबल टेक में बड़े इन्वेस्टमेंट करता है, उसने इस राउंड का नेतृत्व किया। अन्य प्रमुख निवेशकों ने वाइमिक, ये नाम ही अटपटा है, पाइम वाइमिक नीदरलैंड का इंपैक्ट फोकस्ड वीसी वेंचर कैपिटल, वीसी का मतलब होता है, सिया वेंचर्स, विकिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स और JME वेंचर कैपिटल शामिल रहे। प्रोसेस का प्रवेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह कंपनी को न केवल पूंजी यानी न केवल पैसे बल्कि ग्लोबल स्केलिंग के लिए स्ट्रेटेजी सपोर्ट भी प्रदान करता था। खासकर एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों में सीरीज बी फंडिंग का उपयोग कंपनी ने 3 प्रमुख क्षेत्रों में किया। वो बताता हूं मैं। पहला, ग्लोबल एक्सपेंशन। कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, इटली और भारत जैसे देशों में पार्टनरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाए। स्थानीय एग्रीकल्चरल लैब्स और एग इनपुट कंपनियों के साथ सहयोग शुरू किया। दूसरा, टीम ग्रोथ। 2018 में कंपनी में मात्र 15-20 लोग थे, लेकिन 2022 तक टीम 80 प्लस सदस्यों तक पहुंच गई। डेटा साइंटिस्ट, बायो इंफॉर्मेटिशियन, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को हायर किया गया। डेविस मुख्यालय में एक बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया। तीसरा चीज जिसमें इन्वेस्टमेंट किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। बी क्रॉप टेक्नोलॉजी को और अधिक फसलों 170 प्लस अब तक के लिए ऑप्टिमाइज किया गया। नए टूल्स जैसे जियोम इनपुट प्रोडक्ट के मिट्टी पर प्रभाव को मापने वाला जियोम और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर इंडेक्स लॉन्च किए। AI मॉडल्स को और ट्रेन किया गया ताकि प्रेडिक्शन की यानी संभावनाएं अनुमान की सटीकता बढ़े। फंडिंग के साथ कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी और इम्पैक्ट पर भी फोकस बढ़ाया। उन्होंने 2022 में अपनी पहली इम्पैक्ट रिपोर्ट जारी की, जिसमें दिखाया गया कि बी क्रॉप के उपयोग से किसानों ने औसतन यानी एवरेज 20% कम एग्रोकेमिकल्स का उपयोग किया और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में 15% का सुधार देखा। ये रिपोर्ट इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स के लिए विश्वसनीयता का प्रमाण बनी। अब फंडिंग और स्केलिंग, ये दौर बायोमी मेकर्स को एक मजबूत फाइनेंशियल और ऑपरेशनल बेस प्रदान करने में सफल रहा।
इन्वेस्टर्स का निरंतर विश्वास, इल्यूमिना से शुरू होकर प्रोसेस तक, कंपनी की तकनीकी क्षमता और मार्केटिंग पोटेंशियल को प्रमाणित करता था। अब कंपनी न केवल तकनीक में मजबूत थी, बल्कि वैश्विक स्तर पर पहुंचने और बड़े पैमाने पर प्रभाव पैदा करने के लिए भी तैयार थी। यह अध्याय दर्शाता है कि स्मार्ट फंडिंग, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर और अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड स्केलिंग कैसे एक स्टार्टअप को इंडस्ट्री लीडर बना सकती है। आप भी अपने व्यवसाय में इंडस्ट्री लीडर बन सकते हो, बायोमी मेकर्स की तरह। बायोमी मेकर्स अब अगले चरण के लिए तैयार थी, वैश्विक विस्तार और बड़े बाजारों में गहरी पैठ बनाने के लिए तैयार थी। अब दोस्तों बढ़ते हैं 8वें चैप्टर की ओर, ग्लोबल विस्तार और बाजार पहुंच। ये है 8वां चैप्टर। तो सीरीज बी फंडिंग, उसके बाद बायोमी मेकर्स ने तेजी से ग्लोबल विस्तार का दौर शुरू किया। अब तक कंपनी मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका और यूरोप, स्पेन वहां पर सक्रिय थी, लेकिन 2022 से 2025 तक कंपनी ने अपनी पहुंच को 45 से अधिक देशों तक फैलाया। ये विस्तार केवल भौगोलिक नहीं था, ये फसलों, ग्राहक सेगमेंट और पार्टनरशिप्स के स्तर पर भी व्यापक और गहरा था। कंपनी ने स्मार्ट तरीके से बाजार चुनने की रणनीति अपनाई। पहले उन क्षेत्रों पर फोकस किया जहां एग्रीकल्चर बड़ा था, सस्टेनेबिलिटी की मांग बढ़ रही थी और रेगुलेटरी सपोर्ट उपलब्ध था। कंपनी ने 170 से अधिक फसलों के लिए बी क्रॉप टेक्नोलॉजी को एडजस्ट किया। शुरुआती फोकस वाइन यार्ड से शुरू होकर अब ये गेहूं, मक्का, सोयाबीन, चावल, कपास, आलू, टमाटर, साइट्रस, एवोकाडो कोई आता होगा, चाय, कॉफी, फल और सब्जियों तक फैल गया। प्रत्येक फसल के लिए कंपनी ने फसल विशिष्ट माइक्रोबियल इंडेक्स और रिकमेंडेशंस विकसित किए, जिससे रिपोर्ट्स अधिक प्रासंगिक यानी रिलेवेंट और उपयोगी बनी। 2025 तक बायोमी मेकर्स ने 5,50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर मिट्टी टेस्टिंग पूरी कर ली थी। ये संख्या दर्शाती है कि कंपनी अब छोटे पैमाने के प्रयोगों से निकलकर बड़े कमर्शियल फार्म्स और बड़े एग्री कॉर्पोरेट्स तक पहुंच चुकी थी। अब दोस्तों ग्राहक आधार में विविधता आई, कंज्यूमर बेस में विविधता आई। कंपनी ने 3 मुख्य सेगमेंट को टारगेट किया, किसान और फार्म मैनेजर्स। 15,000 से अधिक व्यक्तिगत किसानों ने बी क्रॉप टेक्नोलॉजी अपनाई, खासकर यूएस, स्पेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में। दूसरा रिसर्च संस्थान और यूनिवर्सिटीज। 140 से अधिक वैज्ञानिक संस्थानों ने कंपनी के डेटा और टूल्स का उपयोग किया। यूसी डेविस, वेजेनिजन यूनिवर्सिटी और INRAE फ्रांस, CSIRO ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोग हुए। एग इनपुट, तीसरा कंपनी एग इनपुट कंपनियां और एग्रीटेक प्लेटफॉर्म। 80 से अधिक एग्रोकेमिकल, बायोस्टिमुलेंट, फर्टिलाइजर और सीड कंपनियों ने बी क्रॉप टेक्नोलॉजी को अपने प्रोडक्ट टेस्टिंग और मार्केटिंग में शामिल किया। इनमें बायर, साइजेंटा, कोर्टेवा उसका नाम मैंने सुना है, BASF, UPL, यारा जैसी ग्लोबल कंपनियां शामिल है। ग्लोबल विस्तार में पार्टनरशिप की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। कंपनी ने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्री कंसल्टेंट्स और लैब पार्टनर्स के साथ काम किया। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में न्यूट्रियन एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस और अन्य बड़े एग इनपुट प्लेयर्स के साथ सहयोग। ब्राजील के बड़े सोयाबीन और कॉर्न प्रोड्यूसर्स के साथ पायलट प्रोजेक्ट। अर्जेंटीना और चिली में वाइन और फ्रूट इंडस्ट्री में मजबूत उपस्थिति। भारत में कुछ शुरुआती पार्टनरशिप, खासकर राइस और कॉटन सेगमेंट में। कंपनी ने कुल 200 से अधिक इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन स्थापित किए। ये सहयोग न केवल रेवेन्यू बढ़ाने में मददगार रहे, बल्कि डेटा संग्रह को भी तेज किया। हर नए देश और फसल से नए माइक्रोबियल डेटा जुड़ते गए।
जिससे बी क्रॉप का डेटाबेस और भी मजबूत हुआ। इस दौर में कंपनी ने अपनी सर्विस डिलीवरी को डिजिटल बनाया। किसान अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सैंपल रजिस्टर कर सकते थे, ट्रैकिंग कर सकते थे और रियल टाइम रिपोर्ट्स देख सकते थे। मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड्स ने डेटा को और अधिक एक्सेसिबल बनाया। साथ ही कंपनी ने कई भाषाओं में रिपोर्ट्स उपलब्धता बढ़ाई, रिपोर्ट की अवेलेबिलिटी बढ़ाई, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली, इतालवी आदि भाषाओं में, ताकि गैर अंग्रेजी भाषी किसान भी आसानी से समझ सके। ग्लोबल विस्तार ने बायोमी मेकर्स को एग्रीकल्चर टेक इंडस्ट्री में एक मान्यता प्राप्त नाम बना दिया। कंपनी अब केवल एक टेस्टिंग सर्विस नहीं थी, ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म थी जो मिट्टी की सेहत को मापने और सुधारने का स्टैंडर्ड सेट कर रही थी। ये अध्याय दोस्तों दर्शाता है कि कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, फसल विशिष्ट अनुकूलन और डिजिटल डिलीवरी ने कंपनी की पहुंच को तेजी से बढ़ाया। 43 प्लस देशों में उपस्थिति और 5,50,000 प्लस हेक्टेयर कवरेज के साथ बायोमी मेकर्स अब वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने की स्थिति में थी और अगला चरण था इस विस्तार से ठोस पर्यावरणीय और आर्थिक परिणाम दिखाना। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, 9वां चैप्टर, प्रभाव और सस्टेनेबिलिटी परिणाम। दोस्तों रुकता हुए एक स्टॉप के लिए फिर आता हूं। तो दोस्तों फिर से बोल लेता हूं, 9वां चैप्टर है प्रभाव और सस्टेनेबिलिटी परिणाम। सस्टेनेबिलिटी का परिणाम क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो बायोमी मेकर्स कंपनी की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण केवल टेक्नोलॉजी इनोवेशन या बाजार पहुंच में नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया में उत्पन्न होने वाले मापनीय प्रभाव में निहित है। 2018 से 2025 तक कंपनी ने हजारों किसानों, फार्म्स और एग्री कॉर्पोरेट्स के साथ काम करके मिट्टी की सेहत, फसल उत्पादकता, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ में ठोस बदलाव लाए। ये परिणाम विभिन्न अध्ययनों, फील्ड ट्रायल्स, किसान फीडबैक और कंपनी की वार्षिक इंपैक्ट रिपोर्ट से सत्यापित है। बी क्रॉप टेक्नोलॉजी के उपयोग से सबसे स्पष्ट प्रभाव केमिकल इनपुट्स में कमी रहा। कई फील्ड स्टडीज में देखा गया कि जहां किसानों ने बी क्रॉप टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स के आधार पर फैसले लिए, जैसे लक्षित टारगेटेड बायोस्टिमुलेट्स का उपयोग, फसल रोटेशन में बदलाव या अनावश्यक फंगिसाइड, पेस्टिसाइड को रोकना, वहां औसतन 20% तक एग्री केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों का उपयोग कम हुआ। ये कमी न केवल लागत बचत लाई, बल्कि मिट्टी में केमिकल अवशेषों को भी घटाया, जिससे जल प्रदूषण और जैव विविधता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया के वाइन यार्ड्स में कुछ किसानों ने 30 से 40% तक सिंथेटिक इनपुट्स कम किए, जबकि जो इनपुट्स देते हैं हम फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड्स का इनपुट देते हैं फसल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वो इनपुट्स कम किए जो जमीन को नुकसान पहुंचाते थे, जबकि वाइन क्वालिटी और यील्ड बनी रही या सुधरी। दूसरा प्रमुख परिणाम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में वृद्धि रहा। बी क्रॉप टेक्नोलॉजी की सोइल कार्बन पोटेंशियल इंडेक्स और माइक्रोबियल नेटवर्क एनालिसिस से किसानों को ऐसे प्रैक्टिस सुझाए गए जो मिट्टी में कार्बन जमा करने में मदद करते हैं, जैसे कवर क्रॉपिंग, रिड्यूस्ड टिलेज, ऑर्गेनिक मैटर एडिशन और माइक्रोबियल फ्रेंडली इनपुट्स। विभिन्न ट्रायल्स में औसतन एवरेज 15% तक कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में सुधार दर्ज किया गया। ये परिणाम खासकर महत्वपूर्ण है क्योंकि मिट्टी कार्बन स्टोरेज जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक प्रमुख प्राकृतिक तरीका है। कंपनी की 2022, 2023 और 2024 इंपैक्ट रिपोर्ट्स में ये आंकड़े प्रकाशित हुए और कई स्वतंत्र रिसर्च पेपर्स जैसे नेचर सस्टेनेबिलिटी, सोइल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में प्रकाशित अध्ययन जिसने इन निष्कर्षों की पुष्टि की। रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने में बायोमी मेकर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
कंपनी ने जियोम नामक एक नया टूल लॉन्च किया जो विभिन्न एग इनपुट प्रोडक्ट्स, बायो फर्टिलाइजर, बायो स्टिमुलेट्स, बायो कंट्रोल एजेंट, उनके मिट्टी के माइक्रोबायोम पर प्रभाव को मापता है। जियोम की मदद से कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का वैलिडेट कर सकती है और किसान सही प्रोडक्ट चुन सकते हैं। इसे रीजेनरेटिव प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने में मदद मिली, जैसे मिट्टी की जैविक गतिविधि बढ़ाना, माइक्रोबियल विविधता बहाल करना और लॉन्ग टर्म सोइल हेल्थ सुधारना। कई फार्म्स में जहां पहले मिट्टी की उर्वरता यानी उसमें खाद की लगातार खाद घट रही थी, वहां बी क्रॉप टेक्नोलॉजी गाइडेड प्रैक्टिसेस के बाद मिट्टी के इंडेक्स में 25 से 40 अंकों की वृद्धि देखी गई। आर्थिक प्रभाव भी उल्लेखनीय रहा दोस्तों। किसानों ने रिपोर्ट किया कि इनपुट लागत में कमी, यील्ड स्थिरता और कभी-कभी 5 से 15% तक यील्ड वृद्धि ने उनकी प्रति हेक्टेयर इनकम बढ़ी। बड़े एग्री कॉर्पोरेट्स ने सप्लाई चेन में सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ हासिल करने के लिए बी क्रॉप टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जिससे उनके ESG यानी एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस स्कोर में सुधार हुआ। ये सभी परिणाम कंपनी की मिशन ड्रिवन अप्रोच यानी मिशन ड्रिवन दृष्टिकोण को प्रमाणित करते हैं। मिट्टी की रिकवरी से न केवल पर्यावरण लाभ होता है, बल्कि फूड सिस्टम में इकोलॉजिकल बैलेंस भी बहाल होता है। बायोमी मेकर्स ने कभी भी केवल प्रॉफिट पर फोकस नहीं किया। उनका लक्ष्य हमेशा सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन और प्लेनेट हेल्थ रहा। विभिन्न थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जैसे वेरा और गोल्ड स्टैंडर्ड जैसे कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम्स में बी क्रॉप टेक्नोलॉजी के डेटा का उपयोग और यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप ने इन प्रभावों को और मजबूत किया। ये दोस्तों अध्याय दर्शाता है कि बायोमी मेकर्स की सफलता केवल एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये एक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव की कहानी है। कंपनी ने साबित किया कि डेटा और विज्ञान का उपयोग करके बड़े पैमाने पर सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। मिट्टी की सेहत सुधारकर उन्होंने न केवल किसानों की मदद की, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह की नींव रखी। अब कंपनी की नजर भविष्य पर थी और अधिक स्केल और अधिक प्रभाव और एग्टेक यानी एग्रीटेक में ग्लोबल लीडरशिप स्थापित करने पर। अब दोस्तों बढ़ते हैं 10वें चैप्टर की ओर। 10वां चैप्टर से अवार्ड्स, मान्यता और इंडस्ट्री में लीडरशिप उसकी बात करते हैं। तो बायोमी मेकर्स उसकी यात्रा में अवार्ड्स और मान्यताएं न केवल कंपनी की उपलब्धियों का जश्न मनाने का माध्यम बनी, बल्कि इनसे कंपनी की तकनीकी विश्वसनीयता, बाजार में स्वीकृति और इंडस्ट्री में नेतृत्व की स्थिति भी मजबूत हुई। फिर भी 2017 से 2025 तक कंपनी ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, स्टेजेस पर दर्जनों पुरस्कार जीते, जो एग्रीटेक, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और स्टार्टअप कैटेगरी में दिए जाते हैं। ये अवार्ड्स कंपनी की यात्रा के विभिन्न चरणों में आए और हर बार नए माइलस्टोन साबित हुए। सबसे पहले 2017 में कंपनी को विन इनोवेशन अवार्ड मिला, जो वाइन इंडस्ट्री में इनोवेशन के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार बायोमी मेकर्स के वाइन सेक प्रोडक्ट के लिए था, जिसमें वाइन मेकर्स को मिट्टी के माइक्रोबायोम के माध्यम से टेरोइड को बेहतर समझने में मदद की। इसी साल कंपनी ने एग्रीप्रेनर अवार्ड ग्रीस भी जीता, जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए यूरोपियन लेवल का महत्वपूर्ण अवार्ड है। ये शुरुआती मान्यताएं कंपनी को यूरोप और अमेरिका दोनों में वैलिडेशन प्रदान करने में मददगार रही। 2019 में कंपनी को एग्सम अवार्ड जापान का मिला, जो एशिया में एग्रीकल्चर इनोवेशन के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड बायोमी मेकर्स के ग्लोबल विस्तार की शुरुआत का संकेत था। उसी वर्ष कंपनी ने बेस्ट इनोवेशन स्टार्टअप का खिताब एग फंडर, दुनिया के प्रमुख एग्टेक इन्वेस्टर और एनालिस्ट से मिला। एग फंडर की मान्यता विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह कंपनी को वैश्विक एग्टेक निवेशकों के बीच एक मजबूत ब्रांड बना दिया।
2020-22 के बीच कंपनी की रफ्तार और तेज हुई। कंपनी को कई बार ग्लोबल एग्रीटेक टॉप 50, टॉप 50 और टॉप 21 एग्टेक स्टार्टअप टू वॉच जैसी लिस्ट में शामिल किया गया। फास्ट कंपनी, फोर्ब्स और टेक क्रंच जैसे प्रकाशनों ने बायोमी मेकर्स को कवर किया और उनकी टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर का अगला बड़ा ब्रेक थ्रू बताया। 2022 में कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी अवार्ड भी जीता, जो जनरेटिव एग्रीकल्चर में योगदान के लिए दिया गया। सबसे बड़ी मान्यता 2024 में आई जब फास्ट कंपनी ने बायोमी मेकर्स कंपनी को वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज लिस्ट में शामिल किया। इस लिस्ट में कंपनी को एग्रीकल्चर कैटेगरी में नंबर चौथा स्थान मिला। ये उपलब्धि इसलिए खास थी क्योंकि फास्ट कंपनी की ये लिस्ट दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित इनोवेशन रैंकिंग में से एक है और इसमें एप्पल, टेस्ला, गूगल, स्पेसएक्स जैसी कंपनियां शामिल होती है। बायोमी मेकर्स को इस स्थान पर रखा जाना एग्टेक यानी एग्रीटेक को मुख्य धारा में लाने का प्रमाण था। जजों ने बी क्रॉप की एआई ड्रिवन माइक्रोबियल एनालिसिस को मिट्टी की सेहत को मापने का गोल्ड स्टैंडर्ड बताया। ये अवार्ड और मान्यताएं कंपनी के लिए कई तरीकों से फायदेमंद साबित हुई। कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ा। हर अवार्ड के बाद फंडिंग राउंड्स आसान हुए। पार्टनरशिप्स तेजी से आई। बड़ी एग्री कंपनियां और रिसर्च इंस्टीट्यूट कंपनी से जुड़ने के लिए उत्सुक हुए। मार्केट क्रेडिबिलिटी, किसान और एग्री प्रोफेशनल्स ने कंपनी को अधिक भरोसेमंद बनाया। टैलेंट अट्रैक्शन, दुनिया भर से टॉप साइंटिस्ट, डेटा एक्सपर्ट्स और बिजनेस लीडर्स कंपनी में शामिल हुए। इन अवार्ड्स ने बायोमी मेकर्स को एग्टेक इंडस्ट्री में एक लीडर के रूप में स्थापित किया। कंपनी अब केवल एक स्टार्टअप नहीं थी, वे एक विचार लीडर बन चुकी थी, आइडिया लीडर बन चुकी थी, जो मिट्टी के माइक्रोबायोम को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही थी। ये मान्यताएं कंपनी की सेहत, विज्ञान आधारित अप्रोच यानी विज्ञान आधारित दृष्टिकोण और पर्यावरण के प्रति कमिटमेंट का प्रमाण थी। यह अध्याय दर्शाता है कि सफलता केवल रेवेन्यू या कवरेज में नहीं मापी जाती, ये तब पूरी होती है जब इंडस्ट्री और दुनिया आपकी दृष्टि को मान्यता दे। बायोमी मेकर्स ने अवार्ड्स के माध्यम से साबित किया कि एक छोटे शहर से निकली दोस्ती और विज्ञान का संयोजन वर्ल्ड लेवल पर बदलाव ला सकता है। अब कंपनी की नजर भविष्य पर थी, टीम की ताकत और संस्कृति को बनाए रखते हुए बड़े पैमाने पर प्रभाव पैदा करने पर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 11वां चैप्टर शुरू करते हैं। टीम और संस्कृति का योगदान कंपनी में क्या रहा? टीम और संस्कृति का, तो दोस्तों बायोमी मेकर्स की सफलता का एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा पहलू उसकी टीम और कंपनी संस्कृति रहा है। कंपनी की शुरुआत दो लोगों एड्रियन फेरारो और अल्बर्टो एसेडो से हुई थी, लेकिन 2025 तक टीम 80 से अधिक सदस्यों की हो चुकी थी। ये वृद्धि मात्र संख्या में नहीं बल्कि गुणवत्ता, विविधता और साझा मूल्यों में भी हुई। संस्थापकों ने शुरू से ही ऐसी संस्कृति बनाई जो स्टार्टअप की ऊर्जा, वैज्ञानिक उत्कृष्टता और पर्यावरण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को संतुलित करती थी। टीम का निर्माण बहुत सोच समझ कर किया गया। अल्बर्टो एसेडो के वैज्ञानिक विजन के कारण कंपनी ने हमेशा टॉप टीयर बायो इन्फॉर्मेटिशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और जेनोमिक्स एक्सपर्ट्स को आकर्षित किया। डेविस कैलिफोर्निया में मुख्यालय होने से यूसी डेविस और अन्य प्रमुख यूनिवर्सिटीज के पास से टैलेंट आसानी से उपलब्ध हुआ। स्पेन की वालाडोलिड लैब ने यूरोपियन रिसर्च बैकग्राउंड वाले वैज्ञानिकों को जोड़ा। साथ ही बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर सक्सेस टीमों में अनुभवी प्रोफेशनल्स शामिल हुए। कई ऐसे जो पहले कोर्टेवा, बायर,
BAYER, बायर, जॉन डियर या अन्य एगटेक कंपनियों में काम कर चुके थे। टीम की विविधता की बात करें तो टीम की विविधता कंपनी की ताकत बनी। सदस्य 15 से अधिक देशों से आए। अमेरिका, स्पेन, भारत, ब्राजील, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और अन्य देशों से। ये वैश्विक विविधता कंपनी को विभिन्न कृषि प्रथाओं, जलवायु क्षेत्रों और बाजार की जरूरतों को समझने में मदद करती थी। उदाहरण के लिए ब्राजील से आए एग्रोनोमिस्ट ने सोयाबीन और कॉर्न फसलों के लिए बी क्रॉप टेक्नोलॉजी को बेहतर अनुकूलित करने में योगदान दिया, जबकि भारतीय सदस्यों ने राइस यानी चावल और कपास सेगमेंट में स्थानीय इंसाइट्स प्रदान की, यानी अंतर्दृष्टि प्रदान की। संस्कृति का मूल आधार संस्थापकों की दोस्ती और मूल्यों में निहित था। एड्रियन और अल्बर्टो ने कभी भी हायरार्किकल टॉप डाउन अप्रोच नहीं अपनाई। कंपनी में फ्लैट स्ट्रक्चर रखा गया। हर किसी की राय मायने रखती थी, चाहे वह जूनियर डेटा एनालिस्ट हो या सीनियर साइंटिस्ट हो। साप्ताहिक ऑल हैंड्स मीटिंग्स में संस्थापक खुद अपडेट देते थे। चुनौतियों पर खुलकर चर्चा होती थी और सफलताओं को सेलिब्रेट किया जाता था। इम्पैक्ट फर्स्ट का सिद्धांत हर फैसले में झलकता था। कंपनी ने कभी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए सस्टेनेबिलिटी से समझौता नहीं किया। स्टार्टअप माइंडसेट को बनाए रखने के लिए कंपनी ने कई पहले की। इनोवेशन डेज, हर तिमाही में टीम को नए आइडियाज पर काम करने के लिए समय दिया जाता था। लर्निंग कल्चर, कर्मचारियों को कॉन्फ्रेंस, कोर्स, रिसर्च पेपर्स के लिए बजट दिया जाता था। वर्क लाइफ बैलेंस, रिमोट और हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया। रिमोट वर्क और हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया, खासकर ग्लोबल टीम के लिए। सस्टेनेबिलिटी रिचुअल्स, ऑफिस में जीरो वेस्ट प्रैक्टिस, कार्बन न्यूट्रल ट्रैवल पॉलिसी और वॉलंटियरिंग डे भी शामिल किए गए। संस्थापकों की लीडरशिप स्टाइल भी अनोखी थी। अल्बर्टो वैज्ञानिक सटीकता और डेटा ड्रिवन निर्णयों पर जोर देते थे, जबकि एड्रियन बिजनेस ग्रोथ, कस्टमर सेंट्रिसिटी और इनोवेशन कल्चर पर फोकस करते थे। दोनों एक दूसरे के पूरक थे और टीम को एकजुट रखते थे। कई कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ काम करना महज जॉब नहीं, ये एक मिशन है। टीम की ताकत ने कंपनी को कई चुनौतियों से पार पाने में मदद की, जैसे कोविड-19 के दौरान रिमोट वर्क ट्रांजिशन, तेज स्केलिंग के दौरान ऑपरेशनल दबाव और ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा। उच्च कर्मचारी रिटेंशन रेट और लिंक्डइन पर सकारात्मक रिव्यूज ने साबित किया कि संस्कृति कंपनी की सबसे बड़ी एसेट थी। ये अध्याय दोस्तों दर्शाता है कि बायोमी मेकर्स की सफलता केवल तकनीक या फंडिंग पर नहीं टिकी, ये उन लोगों पर टिकी जो हर दिन कंपनी के मिशन को जीते हैं। एक छोटे शहर की दोस्ती से शुरू हुई ये यात्रा अब एक वैश्विक, विविध और उद्देश्यपूर्ण टीम में बदल चुकी थी। संस्कृति ने कंपनी को न केवल ग्रो करने बल्कि सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करने की शक्ति दी। अब कंपनी भविष्य की ओर देख रही थी, जहां बड़े स्केल पर प्रभाव, निरंतर इनोवेशन और मिट्टी की रिकवरी का मिशन और मजबूत होना था। अब दोस्तों आखिरी और 12वां चैप्टर शुरू करते हैं। वर्तमान स्थिति और भविष्य की दृष्टि क्या है, कंपनी का भविष्य का विजन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज फरवरी 2026 की बात करूं मैं, तो बायोमी मेकर्स एगटेक उद्योग में एक वैश्विक नेता के रूप में, वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित हो चुकी है। कंपनी ने जो यात्रा तय की, ला बेनेजा के छोटे शहर से सिलिकॉन वैली तक, दो बचपन के दोस्तों, 80+ सदस्यों की विविध टीम तक, ये एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान, इनोवेशन, दोस्ती और पर्यावरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर आधारित है। बी क्रॉप टेक्नोलॉजी अब मिट्टी के माइक्रोबायोम एनालिसिस का गोल्डन स्टैंडर्ड माना जाता है। ये टेक्नोलॉजी 45 से अधिक देशों में उपलब्ध है, 170+ फसलों को कवर करती है और 5,50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर प्रभाव डाल चुकी है। दुनिया भर के
15,000 प्लस किसान, 140 प्लस रिसर्च संस्थान और 80 प्लस प्रमुख एग इनपुट कंपनियां इसे नियमित रूप से उपयोग कर रही है। वर्तमान में कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसका डेटाबेस है। 55 मिलियन से अधिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध मिट्टी माइक्रोबायोम डेटाबेस है। एआई और मशीन लर्निंग मॉडल्स इस डेटा से लगातार सीख रहे हैं, जिससे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की सटीकता साल दर साल बढ़ रही है। बी क्रॉप रिपोर्ट्स अब किसानों को न केवल मिट्टी की वर्तमान स्थिति बताती है, बल्कि भविष्य के जोखिमों, रोग, यील्ड लॉस, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की भविष्यवाणी भी करती है और एक्शनेबल रिकमेंडेशन देती है। GHEOM जैसे नए प्रोडक्ट ने एक इनपुट इंडस्ट्री को बदल दिया है। कंपनियां अब अपने बायो स्टिमुलेट्स, बायो फर्टिलाइजर और बायो कंट्रोल प्रोडक्ट्स के प्रभाव को वैज्ञानिक रूप से वैलिडेट कर सकती है। कंपनी का मिशन आज भी वही है जो 2015 में था, मिट्टी की रिकवरी और सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। लेकिन अब ये मिशन बड़े पैमाने पर साकार हो रहा है। विभिन्न अध्ययनों और इम्पैक्ट रिपोर्ट से साबित हुआ है कि बी क्रॉप के टेक्नोलॉजी के उपयोग से एवरेज 20% एग्रोकेमिकल इनपुट्स में कमी, 15% कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में वृद्धि और कई फसलों में यील्ड स्थिरता या सुधार देखा गया है। ये प्रभाव जलवायु परिवर्तन से लड़ने, जैव विविधता संरक्षण और वैश्विक फूड सिक्योरिटी में योगदान दे रहा है। कंपनी ने रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर को मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई बड़े फूड कंपनियां और गवर्नमेंट प्रोग्राम अब मिट्टी स्वास्थ्य को यानी सोइल हेल्थ को अपने सस्टेनेबिलिटी गोल्स का केंद्र बना रहे हैं। भविष्य की दृष्टि भी महत्वाकांक्षी है। बायोमी मेकर्स का लक्ष्य अगले 5-10 वर्षों में 10 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि को कवर करना, डेटाबेस को 100 मिलियन प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाना, रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल्स विकसित करना, जहां सेंसर और सैटेलाइट डेटा को बी क्रॉप टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जाए। उभरते बाजारों अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत में गहराई से प्रवेश करना, जहां सस्टेनेबल खेती की सबसे अधिक जरूरत है। कार्बन क्रेडिट और ESG मार्केट में मिट्टी हेल्थ को यानी सोइल हेल्थ डेटा को स्टैंडर्डाइज मैट्रिक के रूप में स्थापित करना। संस्थापक एड्रियन फेरारो और अल्बर्टो एसेडो आज भी कंपनी के केंद्र में है। एड्रियन ग्रोथ पार्टनरशिप और ग्लोबल स्ट्रेटेजी पर फोकस करते हैं, जबकि एल्बर्टो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, AI मॉडल्स और वैज्ञानिक सटीकता पर ध्यान देते हैं। उनकी दोस्ती जो 5 साल की उम्र से शुरू हुई, आज भी कंपनी की संस्कृति का मूल है। विश्वास, सहयोग और लंबे समय तक सोचने की क्षमता। बायोमी मेकर्स की कहानी केवल एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, ये एक सबक है कि कैसे 2 लोग एक साझा विजन और सही मूल्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, मिट्टी की गिरती उर्वरता और सस्टेनेबल फूड सिस्टम को हल करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। कंपनी ने साबित किया कि विज्ञान और इनोवेशन का उपयोग करके न केवल लाभ कमाया जा सकता है, बल्कि ग्रह को भी यानी प्लेनेट को भी बेहतर बनाया जा सकता है। अर्थ को भी, मिट्टी को भी, जमीन को भी बेहतर बनाया जा सकता है। आज बायोमी मेकर्स न केवल सफल है, ये प्रेरणा है दोस्तों, प्रेरणा। ये दिखाती है कि एक छोटी शुरुआत, मजबूत दोस्ती और पर्यावरण के प्रति कमिटमेंट से कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। भविष्य में ये कंपनी और भी बड़े पैमाने पर मिट्टी की रिकवरी को संभव बनाएगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, सस्टेनेबल और उत्पादक कृषि सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम की नींव रखेगी। तो ये थी दोस्तों बायोमी मेकर्स कंपनी की पूरी 12 चैप्टर की आई बुक सफलता की कहानी, जो मैंने 12 चैप्टर में एक प्रेरणादायक अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, पूरी कोशिश की है दोस्तों। और आप डिस्टर्ब हुए हो तो माफी चाहता हूं। मिलते हैं एक नई आई बुक में और दिल की गहराइयों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।